नमस्कार, मैं प्रेम मिश्रा। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती, उधार का बिजनेस। क्या आज का वक्त सही वक्त है कि हम आज भी टेक्सटाइल सेक्टर में अपना बिजनेस उधार पे करें या नहीं? कोरोना की तीसरी लहर हमारे मुहाने पे खड़ी है, हमारे सामने खड़ी है। मार्केट में ऐसा र्यूमर है 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। मतलब सितंबर, अक्टूबर नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो बोल रहे हैं, जिस तरह से इसके एक्सपर्ट, इसे लहर आएगी। तो क्या इस बार की तीसरी लहर भी पिछली बार की त्रासदी की तरह कपड़ा उद्योग पे सबसे ज़्यादा असर छोड़ेगी? इसी के बारे में बात करेंगे। और इस चैलेंजिंग वक्त में क्या उधार का बिजनेस या क्रेडिट पे बिजनेस करना सही है या नहीं है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने मेरे पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत सारे लोगों का पर्सनल मैसेज भी आया, कमेंट्स भी आया और कुछ लोगों का मेल भी आया। उस मेल में स्पेशली 2 लोगों ने मेरे से पूछा था, आप गारमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हो तो इस पे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जी हाँ, मैं इसी सेक्टर में जुड़ा हुआ हूँ। और बिजनेस की आप बात करते हैं तो गारमेंट बिजनेस स्टार्ट हो जाता है एक बार धागे से। जैसे ही कपड़ा बन जाता है, कपड़ा बनने के बाद वो समझ लीजिए पूरा इंडस्ट्री गारमेंट बिजनेस के अंदर ही आती है। तो इसका जो शेप है, वो आकार है, वो बहुत बड़े पैमाने पे है। मतलब आप समझो कि कपड़ा बन गया तो कपड़ा बनेगा मिलों में, और मिलों से वो कपड़ा निकलेगा, जाएगा मंडी में, जो फैब्रिकेट सेल करते हैं, जो कपड़े को बनाते हैं। तो जो कपड़े को सेल करते हैं, जाहिर सी बात है वो रिटेलर तो है नहीं, उनको कंपनियां जो है डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट करती हैं अलग अलग एरिया में। कोई बंदा अहमदाबाद में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, दिल्ली में मार्केट में उसको कुछ शेयर लेना है, तो दिल्ली के मार्केट में वो डीलर बना रखे हैं और उस डीलर को वो क्रेडिट पीरियड देंगे। अगर वो क्रेडिट नहीं देते तो जाहिर सी बात है इस बिजनेस के जिस मोड पे वो खड़े हैं, जिस स्ट्रक्चर में वो खड़े हैं, उनका बिजनेस नहीं चलेगा और उनकी फैक्ट्री सफ़र करेगी। उनके जो खर्चे हैं, मिनिमम मैक्सिमम जो भी फिक्स एक्सपेंसेस हैं, वो भी नहीं निकलेंगे। तो उधार का बिजनेस करें या ना करें, ये सबसे बात इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस बिजनेस के किस मोड पे, किस जगह पे खड़े हुए हैं। अगर आप ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां आपको होलसेलर से डील करना है, जहां आपको डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से डील करना है, जहां मतलब कहने का कि एंड कंज्यूमर से 1 to 1 आपको इंटरेक्ट नहीं करना या सेल नहीं करना, वहां पे आप इस उधारी के बगैर काम करने का सोच नहीं सकते। तो उधारी के बगैर काम करने का सोच नहीं सकते, उधारी से बच नहीं सकते, तो क्या उधारी करके हम कुछ अर्निंग कर सकते हैं? पिछले 2 सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कोरोना की वजह से, और ऐसा कह लें कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद, तो कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा। और अमूमन यही एक्सपीरियंस जब हम अपने सेक्टर में रिलेटेड लोगों से बात करते हैं तो निकल करके सबके सामने यही चीज़ें आती हैं। आप उधार का बिजनेस करते हो, आपके खाते में वो पैसे दिखते हैं, वो चढ़े हुए अकाउंट के बुक में दिखते हैं कि हाँ, हमारे पास तो इतना टर्नओवर किया, इतना हमारा वेल्थ है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको ज़रूरत पड़ती तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। और आपकी ग्रोथ भी डिपेंड करती है कि आप किस तरह के कस्टमर से जुड़े हुए। अगर वो रिपीटेशन आ रहा है, कुछ टाइम बाद ही अगर एक क्रेडिट पीरियड जो आपने उनको दिया हुआ है अपने बिजनेस में, उसके बाद वो कंटिन्यू बिजनेस, ऑर्डर भी आ रहे हैं और पैसे भी आ रहे हैं, फिर तो आपका ग्रोथ भी निश्चित है। लेकिन ऐसे कितने कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बात आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि ऐसे कितने कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं जिनको आप क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन एक टाइम इंटरवल के बाद वो टाइमली उस पे आप खरे उतर रहे हैं, अपनी पेमेंट को दे रहे हैं। कोई सिचुएशनल फैक्टर या सर्कमस्टांसेस ऐसा नहीं है आ जाए जिनकी लाइफ में जिसकी वजह से 1-2 बार ऐसा हो, अदरवाइज वो आपकी पेमेंट देते हैं। तो फिर तो उनसे उधार का बिजनेस करने में कुछ भी नहीं जाता। आपको जरूर ऐसे कस्टमर को रिटेन करना चाहिए, ऐसे कस्टमर के साथ बिजनेस को करना चाहिए। अब बात आती है कि ऐसे कस्टमर से करें तो उनको आइडेंटिफाई करें, उस ऐसे कस्टमर से बिजनेस तो करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है इनके क्रेडिट का इवैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा। क्रेडिट मतलब किसकी औकात क्या है। मेरा एक कस्टमर, उसकी औकात है, पेइंग कैपेसिटी है 3 लाख, मेरा जो प्रोडक्ट ले रहा है महीने में, वो अगर 3 लाख तक मैं उसको माल देता हूँ, वो रिकवरी में कर लेता हूँ, वो टाइमली दे देता हूँ।
जैसे मैं उसको 5 लाख का माल देता हूँ, उन पैसों को वो तोड़ तोड़ के देता है। जाहिर सी बात है कि उसका जो वेल्थ है या उसकी जो औकात है वो 3 लाख मंथली है, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसकी औकात जो उसका क्रेडिट है उससे कोशिश करें 20% कम ही उससे हम बिजनेस करें। मतलब अगर उसकी पेइंग कैपेसिटी 3 लाख है तो 3 दूनी 6 मतलब 2,40,000 के करीब 50,000 के करीब हम उससे बिजनेस करते हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पेइंग कैपेसिटी एक चीज़ हो गया। पेइंग कैपेसिटी के साथ साथ हमें और भी जो देखने को मिला, जो हमने एक्सपीरियंस किया, वो और क्या चीज़ हम नज़र में रख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, खासकर जब हम उधार का काम करते हैं। इंसान का इंटेंशन कैसा है, बिजनेसमैन का इंटेंशन कैसा है, क्या वो वाकई अपने अच्छे बिजनेस को अच्छे से आगे ले जाना चाह रहा, वो अच्छे कस्टमर को अपने साथ जोड़ रहा है, वो अपने बिजनेस के लिए डेडिकेटेड है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको पेमेंट ज़रूर देगा। अगर वो अपना ग्रोथ चाहता है तो उसको मालूम है अपनी क्रेडिट को बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पैसे से बिजनेस तो ज़िंदगी में कोई करके आगे नहीं बढ़ सकता। उसको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है जो कि बैकअप के रूप में पीछे इंडस्ट्री से मिलती है। तो अगर कोई होशियार या समझदार बंदा है तो वो अपनी क्रेडिट के ऊपर हमेशा बड़ा कॉन्शियस होता है। दूसरे कुछ बिजनेस से गारमेंट के बिजनेस में कुछ लोग पुश्तैनी काम करते हैं, मतलब उनके पिताजी या उनकी पुरानी जो पहले के लोग हैं या पीढ़ियां हैं वो उसी बिजनेस में हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी इमेज को लेकर के, और वो भी अपनी साख को बचा के रखते हैं किसी भी परिस्थिति में, और वो अंदर से मजबूत भी होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बिजनेस किया जा सकता है। आपके ऐसे कस्टमर हैं जो अपने एरिया में बैठे हुए अपना इंडिविजुअल बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आपके साथ होलसेल नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, कहीं भी जुड़े हुए हैं आपके साथ चेन में, तो उनके साथ आप बिजनेस कर सकते हो। एक और बात है कि जो आपका कस्टमर है आपको लंबे टाइम में उसे परखना पड़ेगा, कहीं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश तो नहीं है। सेल्फिश मतलब आपकी पूंजी, आपके पैसे का यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करने की मानसिकता रखता हो, और आपको केवल यूज़ एंड थ्रो, मतलब आपसे मान लिया आपका काम हुआ, फिर कोई नया वेंडर आता है उससे मान लिया, फिर उसकी आवश्यकता पूरी होती है किसी तीसरे से लेता है, फिर आपकी जो साइकिल 3 महीने में देना है उसको 6 महीने में देता है क्योंकि उसके पास अल्टरनेट है। इस तरह से टोपी घुमाना एक तरह से बोलते हैं मार्केट में, आप लोग जो बिजनेस में वो अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसे टोपी घुमाने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करके उनका क्रेडिट लिमिट आपको कम करना पड़ेगा, उनको मैनेज करना पड़ेगा। और हमें यह भी देखना पड़ेगा, जब हम उधार का बात करते हैं तो किसी कस्टमर पे उधार लग गया, चलो कोई चिंता की बात नहीं, कोई सर्कमस्टांसेस है या सिचुएशनल फैक्टर जैसे कोरोना का आया, नोटबंदी का आया, तो थोड़े टाइम के लिए वो काम नहीं कर रहा है या पेमेंट नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या उसकी वर्थ है, क्या उसके अंदर वो मजबूती है कि ये सारी परिस्थितियां या चीज़ें अगर पड़ती हैं तो वो झेल जाने की अगर उसके पास कैपेसिटी है, तो भी हमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर उससे हमारा रोटेशन बन जाता है तो हम कुछ ना कुछ कमा ही लेंगे। सब बात आती है रोटेशन की। अगर हमें ऑर्डर मिलता है और हमारी पेमेंट का एक शेड्यूल बन जाता है, वो 60 दिन का हो, वो 45 दिन का हो, 40 दिन का हो, 30 दिन का हो, शेड्यूल बन जाता है। उस शेड्यूल में अगर आता है तो मार्जिन आपका कुछ भी हो, 5 से लेके 8 से लेके 10% कुछ भी हो, आप उससे साल के अंत में ज़रूर कुछ ना कुछ मुनाफा बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब ये तो हो गई कंज्यूमर के एंड पे बात, लेकिन हमें क्या देखना है या हमें क्या करना है एज ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, या हम जैसे बैठे हुए, मेरा संयोग से 2-3 काम ऐसा है जहां मैं होलसेल में भी जुड़ा हुआ हूं और रिटेल का भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तो जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को किसी को सेल करते हैं और सेल ऐसे करते हैं कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, वो उतना मार्केट के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन हमने प्रेशर में उसको सेल कर दिया क्योंकि हमें किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करना था। तो ऐसे प्रोडक्ट को सेल किए प्रोडक्ट का पेमेंट आपका मान के चलो जरूर फंसना। अगर आपका प्रोडक्ट आपने ज़बरदस्ती सेल किया तो उसका पेमेंट नहीं आएगा, बहुत ही मुश्किल से आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी। दूसरा चीज़, अगर आपके प्रोडक्ट की मोनोपोली है तो मार्केट का जो सबसे खराब बंदा है, जिसको पेमेंट सबसे खराब है, जो एकदम नीचे बोलते हैं, वो बंदा भी आपके लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगा, वो पेमेंट दे के जाएगा क्योंकि आपके प्रोडक्ट की मोनोपोली है, उससे ले जाके वो कुछ ना कुछ कमा रहा।
तो ये बात देखने वाली है कि आपके प्रोडक्ट में अगर दम है तो मार्केट मजबूर रहेगा आपके प्रोडक्ट को मार्केट लेने के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट एवरेज है तो आप समझ लीजिए आपकी पेमेंट भी एवरेज आएगी। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है कस्टमर को, मतलब कस्टमर तो बहुत सारे कंपनियों को सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जीन्स का। अब मैं जीन्स मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ अपने किसी होलसेल मार्केट में, सपोज करो लखनऊ देता हूँ या बंगलौर देता हूँ या किसी और मार्केट में देता हूँ, तो उसके पास तो 10 और कंपनियों के ब्रांड रखे हुए हैं। तो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, अब मैं ऐड कर रहा हूँ वो 500 की रेंज में बेच रहा है, मैं 450 की रेंज में दे रहा हूँ, 19-20 का अंतर है। एक मैंने प्राइस फैक्टर ऐड कर दिया, या मैंने भी 500 का दिया, वो उसके पास 500 का है लेकिन उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। या मैंने जो दिया उसकी वॉशिंग का प्रोसेस जो है बंगलौर का है और मेरा दिल्ली का है, तो उसमें दिख रहा है एक डिफरेंस दिख रहा है। हम डिफरेंस क्रिएट करने में हो रहे, कस्टमर उसके देख रहे हैं, नहीं एक अलग ही रेंज अलग ही तरह का प्रोडक्ट आ रहा है सामने। तो हम क्या अपने प्रोडक्ट से उसको ऐड ऑन कर रहे हैं जिससे वो मजबूर होगा कि हमें कंटिन्यू वो बिजनेस दे। ये फैक्टर भी बहुत ज़रूरी होता है पेमेंट के मोड को आपको सिक्योर करने के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो मजबूर होकर के आपकी पेमेंट को देगा, क्योंकि वो जो भी इंसान आपसे कुछ कमाएगा कोशिश करेगा कि आपसे रिलेशन बना के रखें। तो ये मोटी मोटी कुछ बातें हुई हैं। अब मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही बात कर लेता हूँ, अपने ही बिजनेस की बात कर लेता हूँ जीन्स में। इसमें किस किस लेयर में कौन कौन से लोग जुड़े हैं और कहाँ कहाँ पे लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि धागा बनने के बाद अगर गारमेंट बन जाता है और फिर गारमेंट जो फैक्ट्रियाँ बनाती हैं उसकी मजबूरी होती है डिस्ट्रीब्यूटर को देना, उनके माल को डाइल्यूट करना। नहीं करेंगे तो उनके पैसे फंसे रहेंगे और वो अपने फिक्स एक्सपेंसेस जो है फैक्ट्री के खर्चे नहीं चला पाएंगे, इसलिए उनको मजबूरी में वो माल डाइल्यूट करना पड़ता है। ऐसे ही जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो गोदाम में माल भर के नहीं रख सकता लंबे टाइम तक, क्योंकि उसकी पूंजी फंसी होती है, उसे भी माल डाइल्यूट करना है, उसकी भी मजबूरी है, उधार देगा। फिर ऐसे में वो माल पहुंचता मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर के पास भी मजबूरी है कि जो माल आया उसको जल्दी से काट करके बनाए और मार्केट में डाले। तो मार्केट में डाले इसका मतलब वो उधार देगा। तो अगर आप इस बिजनेस में ऐसे किसी भी पोजीशन पे हैं, मैं तो कपड़े के एग्जांपल से बता रहा हूँ। अब कपड़े में जैसे जीन्स की बात करूँ, उसमें जो बहुत सारी चीज़ें लगती है, कोई रिपीट देता है, कोई बटन देता है, कोई टैग देता है, कोई पैच देता है, कोई अस्तर देता है। तो छोटे काम तो चल जाएंगे जो रिटेल के हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर अगर कोई सोच ले सारा चीज़ मैं रिटेल में दूंगा, सारा कैश में दूंगा, या तो वो फिर मार्केट में जाके एक रिटेल शॉप खोल करके बैठे, फिर तो ठीक है। अगर उनके कंपनियों से बड़े काम करने हैं तो उधार पे तो जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इस चैन में आप कहीं भी बैठे आपको उधार में जाना ही पड़ेगा। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस आप रिटेल या डायरेक्ट कस्टमर जहाँ पे डील नहीं कर रहे हो। वही जब हम रिटेल में पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट कस्टमर डील करते हैं, तो वहाँ पे हम एकदम अवॉइड कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं अपने उधार को। हमें देना नहीं तो भी हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-5% हो सकता है बिजनेस आपको ना मिले अगर आपने अपने रिटेल पे एकदम बंद कर दिया, 1-2% हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिटेल के ऊपर के जैसे चैन में आप कहीं बैठे हैं तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो मैंने जो बात करी हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, इंडस्ट्री के लोगों से बात करके शेयर किए, उन चीज़ों का ध्यान आप जरूर कर सकते हैं। उसमें पहला चीज़ मैंने आपको बोला, जिस भी इंसान से जुड़े आप उसका क्रेडिट स्कोर जरूर बनाएं कि उस इंसान का औकात है उतना माल देने की जितना हम उसको सप्लाई कर रहे हैं या नहीं। उसका क्रेडिट लिमिट जरूर निर्धारित करें, टाइम जरूर करें, और कि किस टाइम से उससे पेमेंट लेनी है, उसका रेपो और उसका इंटेंशन, उसके क्या कस्टमर हैं। अगर वो अच्छा काम करेगा तो आप भी आगे बढ़ोगे, अगर वो डूबा तो आप भी डूबोगे। ये भी देखना है कि कुछ लोग बहुत हवाबाजी में बिजनेस करते हैं, आप सोचते हो कि नहीं ये तो बहुत बड़े 30 मार्का उनके साथ हो लेते हो, बाद में वो भी डूबता आप भी डूबते हो। तो ऐसा भी बहुत मैंने भी एक्सपीरियंस किया और अपने एक्सपीरियंस से बातें कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ जा करके एकदम से नहीं जुड़ जाना, कोशिश करना जो स्टेबलाइज्ड लोग हैं, जो मार्केट में अपना इमेज समझते हैं, ऐसे लोगों से बिजनेस करें। अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा काम करें। बिजनेस करने के लिए सबसे ज़्यादा अपने प्रोडक्ट पे काम करें। बेहतर से बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट लो प्राइस में किस तरह फिट होता है और दे रहे हैं मार्केट में। तो मैंने बोला खराब बंदा भी, बुरा सा बुरा पेमेंट वाला बंदा भी आपको पेमेंट दे के जाएगा।
और होलसेल या ऊपर के चैन में जो उधार का मार्केट, अगर कोई आपसे बार बार आता है और कैश में बिजनेस करता है तो वो भी एक खतरे की घंटी है, क्योंकि वो कैश में बिजनेस आज की डेट में मार्केट में वही कर रहा है जिसका क्रेडिट नहीं है मार्केट में। इसका मतलब जिसको कोई उधार नहीं दे रहा वो कैश में काम करने के लिए मजबूर है। लेकिन आपसे जैसे ही वो ट्रस्ट बना लेगा 2 4 5 बिलिंग करने के बाद, उसके बाद 1 या 2 बिल जैसे आपने छोड़ा वो मार्केट से गायब हो जाएगा। तो उधार के बिजनेस से कहीं ज़्यादा खतरा और रिस्क का काम ऐसे बिजनेस से है जो कैश में आज आप कर रहे हो बिना कस्टमर को इवेल्युएट किए, क्योंकि आज के दौर में अच्छे बिजनेसमैन के पास बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जो जिनका क्रेडिट नहीं है, जिनका मार्केट में इमेज खराब है, जिनको कोई देना नहीं चाहता, वही इधर उधर मुंह मारते हैं और वही कस्टमर आपके पास आते हैं और फिर आप फंस जाते हो। और ऐसे ये पूरा आप कभी अगर आप आते हो, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, टैंक रोड की बात करता हूँ, गांधीनगर की बात करता हूँ, ऐसे हमारे बिजनेसमैन साथी बहुत बातें करते हैं कि कुछ मार्केट में लोग आते हैं बस गोली देने के लिए कि 2 4 बिलिंग करेंगे और 5वीं 6वीं बिलिंग जैसे उधार दे दिया मार्केट से गायब। तो ऐसे लोगों से बचना। आप उधार के बिजनेस के लिए जाइए, ऐसे कस्टमर को अटेंड मत करिए, या तो अटेंड करिए थ्रू आउट, जब तक उनसे काम करना है उनको केवल आप कैश में ही काम करें, जब तक कि आप उनको समझ ना लें, उनके जो मार्केट में जाकर उनके देखें, उनकी अपनी खुद की शॉप है नहीं है, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, कितना बड़ा उनका टर्नओवर, उनसे कैसे मार्केट जुड़ी हुई, कैसे लोग जुड़े हुए, फुटफॉलिंग उनके क्या क्या कैसी है, और उनका जो नकदी का आमदनी कितना आ रहा है डेली बेसिस पर। अगर अच्छा है तो फिर आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये सारी मतलब थोड़ी सी जो एक्सपीरियंस था वो मैं टेक्निकल जानकारी लेके आता हूँ और इसमें कोशिश करता हूँ इस चैनल पे बहुत सारी और टेक्निकल गारमेंट से रिलेटेड चीज़ें लेके आऊँ। लेकिन कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि आप शेयर करें कि कैसे आने वाले जो चुनौतियाँ उसको देखते हुए उधार का काम करें या नहीं करें, तो उसको लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस आप सबका एक्सपीरियंस कुछ मिलता जुलता होगा और इससे हम कम आउट करेंगे, इन चुनौतियों से बाहर निकलेंगे और अच्छा बिजनेस करेंगे इस उम्मीद के साथ। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन का बटन ऑन रखिए। ऐसी कोई भी वीडियो बनाएंगे आप तक ये जानकारी पहुंचेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।